चलिए आज हम नया टॉपिक लेते हैं, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। पेंटोस फॉस्फेट पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, इसका एक और नाम है इसका दूसरा नाम है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, HMP। तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि ये पाथ क्या है, कहाँ होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए, तो होता क्या है कि इस पाथवे में जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है, एक्चुअली ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का मेन रूट कौन सा है? ग्लाइकोलाइसिस है, हमने पढ़ा है, जिससे पायरुविक एसिड बनता है। लेकिन ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का एक अल्टरनेटिव पाथवे है, एक दूसरा विकल्प है, जिसके कुछ दूसरे फायदे हैं। अब क्या फायदे हैं हम देखेंगे, पहले समझ लेते हैं कि इसमें जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है वो 12 NADP मॉलिक्यूल का उपयोग करके NADPH बनाता है और इसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट के 5 अणु वापस रीजनरेट होते हैं, इसीलिए इसको कहा हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। शंट का मतलब है निकलना, एक फॉस्फेट कम हो गया, यहाँ 6 थे, ये 6 थे, 6 ग्लूकोज फास्फेट, अब 5 ग्लूकोज फास्फेट हो गए, बना क्या? 12 NADPH। तो ये प्रक्रिया NADPH के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है और NADPH एक ऐसा प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कई प्रकार की बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए, बायोसिंथेटिक रिएक्शन के लिए आवश्यक होता है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे, फैटी एसिड सिंथेसिस, लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो NADPH की आपूर्ति इसी के द्वारा होती है, जिसको कहते हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट या पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। एक और चीज़, इसमें जो मध्यवर्ती स्टेप आएंगे, जो बीच में स्टेप आती है, उसमें टेट्रोस शुगर भी बनती है, पेंटोस भी बनती है। तो ये जो टेट्रोस, पेंटोस 4 कार्बन वाले, 5 कार्बन वाले यौगिक बनते हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे इंटरमीडिएट्स को बनाने में सहायक होते हैं। जैसे 5 कार्बन वाली शुगर बनती है राइबोस 5 फास्फेट, जिससे हमारा DNA और RNA बनता है। इरिथ्रोस 4 फास्फेट करके इसमें एक यौगिक बनता है, जिससे एमाइनो एसिड बनते हैं। तो इसमें जो इंटरमीडिएट केमिकल्स बनते हैं वो भी बहुत उपयोगी हैं, जिनका उपयोग अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाने में होता है। तो मैं पहले एक फ्लो चार्ट से बता देता हूं कि ये प्रक्रिया कैसी होती है, फिर आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले ये ग्लूकोज 6 फास्फेट, हमने ग्लूकोज को यहाँ पर शॉर्ट में G के रूप में लिखा है, ये आप लोग ध्यान रखना। चलिए, अब यहाँ पर NADPH अणुओं का निर्माण होता है और उससे बनता क्या है? उससे बनता है राइबुलोज 5 फास्फेट। अब ये जो राइबुलोज 5 फास्फेट है वो उसका आइसोमेराइजेशन हो जाता है। आपने समावयता क्या होती है केमिस्ट्री में पढ़ा है, ये बन जाता है राइबोस 5 फास्फेट
और ज़ाइलुलोज 5'। ये वही स्टेप है, अगर आपको ध्यान में हो तो हमने क्रेब्स चक्र में इसको पढ़ा है। चलिए अब क्या होता है आगे। यहां पर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है ट्रांसकीटोलेज। एक बार मैं लिख देता हूं, फिर अपन समझते हैं इसको। इससे बनता है चलिए अब इस प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया, बदल गया राइबुलोज 5 फास्फेट। अब इसके दो समावयी बनते हैं, एक तो बनता है राइबोज 5 फास्फेट और दूसरा बनता है ज़ाइलुलोज 5 फास्फेट। अब राइबोज 5 फास्फेट और ज़ाइलुलोज 5 फास्फेट ये दोनों मिलकर बनाते हैं सेडोहेप्टुलोज 5 फास्फेट। और इसी तरह से इन दोनों के मिलने से एक और प्रोडक्ट बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और सेडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट, उससे दो प्रोडक्ट बनते हैं फ्रक्टोज 6 फास्फेट और इरिथ्रोज 4 फास्फेट। अब होता क्या है कि ये दोनों वापस कहां पर ग्लाइकोलाइसिस में ये प्रवेश कर जाते हैं और इससे अल्टीमेटली वापस रीजनरेशन हो जाता है वही ग्लूकोज 6 फास्फेट वापस रीजनरेट हो जाता है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया में ये देखिए, ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड बना जो एमाइनो एसिड को बनाने में काम आता है। इसी तरह से ये देखिए, ये राइबोज शुगर है, आपने पढ़ा होगा डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा है ना, और आरएनए में राइबोज शर्करा, तो ये इनको बनाने में उपयोगी है। फिर ये क्या बना, NADPH बना। तो ये NADPH भी बायोसिंथेटिक रिएक्शन के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो ये इसका एक फ्लो चार्ट है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये पेंटोस फास्फेट पाथवे का पूरा स्कीमेटिक डायग्राम है। इसमें ध्यान रखना ये दो महत्वपूर्ण एंजाइम है जो इसमें भूमिका अदा करते हैं, ट्रांसकीटोलेज और ट्रांस एल्डोलेज। ये दो महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं इसमें। तो इसका वो ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चलिए अब ये कहाँ होता है, देखिए प्लांट में तो ये ज़्यादातर साइटोसोल या प्लास्टिड हरित लवक में होता है। ये एनिमल सेल में भी होता है। एनिमल सेल में ज़्यादातर जो मेमोरी ग्लैंड्स है, एड्रीनल कॉर्टेक्स है, एड्रीनल ग्लैंड का पार्ट है, या एडिपोज टिश्यू है, वसा उत्तक उनमें होता है। उनमें क्या होता है, क्योंकि ये ऑर्गेन ऐसे होते हैं जहाँ फैटी एसिड बनता है और फैटी एसिड बनाने के लिए NADPH चाहिए। तो वो NADPH कहाँ से मिलेगा, इसी प्रक्रिया से मिलेगा जिसको हम कहते हैं पेंटोस फास्फेट पाथवे। तो ये इसका आउटलाइन डायग्राम है। अब ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है, इसके दो चरण हैं शॉर्ट में। जो HMP पाथवे है
उसकी 2 स्टेप है। एक तो होता है ऑक्सीडेटिव स्टेप और दूसरा होता है नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप। तो जो ऑक्सीडेटिव स्टेप है उसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट से जो है वो बनता है राइबोज 5 फास्फेट, NADPH का उपयोग कर। और जो नॉन ऑक्सीडेटिव जो स्टेप है उसमें क्या होता है कि वापस जो राइबोस 5 फास्फेट है उससे एक तो ग्लूकोज 6 फास्फेट रीजनरेट होता है प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बनता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बनता है। तो ये 2 इसके मुख्य चरण हैं। ये राइबोस शुगर इस चरण में बनती है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और वापस ग्लूकोज 6 फास्फेट इस चरण में बनती है। तो इन 2 चरणों में इनको बांटा गया है। तो ये है पेंटोज फास्फेट पाथवे या हेक्सोज मोनोफास्फेट शंट। ठीक है, मेन जो इसका इंपॉर्टेंस है वो है जनरेशन ऑफ NADPH के जनरेशन के लिए। चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ग्लूकोनियोजेनेसिस है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस है क्या कि नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रीकर्सर से वापस कार्बोहाइड्रेट बनाना, यानी ऐसी कोई चीज जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, मान लो कोई एसिड है उसको आप कार्बोहाइड्रेट में बदलते हो, जैसे ऑक्जेलिक एसिड है उसको वापस हमको शुगर में बदलना है, सुक्रोज में बदलना है, तो वो प्रोसेस कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। एनिमल में भी होता है, प्लांट में भी होता है, लेकिन क्योंकि हम प्लांट बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा मैं रेफरेंस दे दूं। प्लांट में क्या होता है, जो सीड होते हैं, बीज, उनमें लिपिड जमा होता है किसके रूप में, फैटी एसिड के रूप में, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं फैटी एसिड। ये कहाँ होता है, सीड में। अब एक विशेष प्रकार का ऑर्गेन होता है प्लांट में जिसको कहते हैं ग्लाइऑक्सिसोम। तो ये फैटी एसिड यहां ग्लाइऑक्सिसोम में आते हैं और ये टूट जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ये एसिटाइल कोएंजाइम में टूट गए। उसके पश्चात क्या होता है, इस एसिटाइल कोएंजाइम ए से बनता है सक्सिनेट। ये सक्सिनेट फिर प्रवेश करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, MT माइटोकॉन्ड्रिया। ये आ गया सक्सिनेट। अब ये सक्सिनेट बदल जाता है मेलेट में, मेलेट बदल जाता है ऑक्सलो एसिटिक एसिड में और उससे फिर बन जाता है हमारा सुक्रोज। और उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब इसको सरल शब्दों में समझाता हूं कि भाई बीज में अभी पत्तियां नहीं है, फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, उसको भोजन मिलेगा नहीं, तो वो ऑयल या लिपिड या ट्राइग्लिसराइड के रूप में अपना भोजन स्टोर करके रखते हैं। अब अंकुरण के लिए एनर्जी आवश्यकता होती है, तब उस और एनर्जी हमेशा ग्लूकोज या सुक्रोज से मिलती है प्लांट को, तो इस लिपिड को सुक्रोज में बदलना आवश्यक होता है। तो होता क्या है, ये फैटी एसिड पहले ग्लाइऑक्सिसोम में आता है, वहां बीटा ऑक्सीडेशन होता है, आगे बढ़ेंगे, जिससे एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, उससे फिर बनता है सक्सिनेट। ये सक्सिनेट माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, वहां से बाहर साइटोसोल में आकर ये मेलेट में बदल जाता है। मेलेट जो है वो ऑक्सलो एसिड में बदल जाता है और ऑक्सलो एसिटिक एसिड का सुक्रोज में बदलना, उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी
एक तो होता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का टूटना, और ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का या शुगर का वापस बनना, उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो प्लांट में ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का भी रोल है, ग्लाइओक्सिसोम का भी रोल होता है। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है।